Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 15.5. As you know guys, in previous class we have completed exercise 15.4 and now we are going to start this class with exercise of 15.5. Alright बच्चों, तो now open your book and see question number 1 on page number 421, which is a tree is at a distance of 50 meter from a point on the ground. एक दरख्त है, ट्री है जो कि 50 मीटर जो है कि डिस्टेंस पे ग्राउंड पे जो है वो एक पॉइंट से 50 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो लगा हुआ है और कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री के टॉप से, ठीक है, और उस पॉइंट के बिटवीन जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा बन रहा है 30 डिग्री. फिर कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, उस ट्री की मतलब जो कि उस पॉइंट से 50 मीटर के फासले पे ट्री जो है वो लगा हुआ है, तो उस ट्री की हाइट कितनी है वो हाइट यहाँ पे आपने फाइंड करके बतानी है. ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके अंदर एक जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आइए चलते हैं पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. आसान एक्सरसाइज है बेटे, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 15.4 अच्छे से समझी है, ठीक है, तो आप लोगों को 15.5 में कोई भी मसला नहीं होगा. 15.4 के अंदर आपको जो है वो वैल्यूज़ गिवन होती थी, ठीक है, वैल्यूज़ किस तरह से गिवन होती थी, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन से, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन है, बस ये इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम है. सही है, वहाँ पे अगर आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बेटा ये ज़्यादा आसान है इसका सॉल्यूशन एज़ कम्पेयर टू 15.4. तो 15.4 में आपको या तो जो है वो एक ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते थे, 6 एलिमेंट्स होते थे, उसके 6 कंपोनेंट में से आपको 3 कंपोनेंट दे दिए जाते थे, 3 फाइंड करने होते थे. 3 फाइंड कौन से करने होते थे, जिसमें आपको या तो 2 एंगल एक साइड फाइंड करनी होती थी या 2 साइड एक एंगल फाइंड करना होता था. ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे जो है वो आपने कोई एक चीज़ फाइंड करनी होगी, या कोई एक साइड फाइंड करनी होगी या कोई एक एंगल फाइंड करना होगा. ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल की साइड फाइंड करेंगे. तो ट्रायंगल बनाने के लिए पहले हमें सिचुएशन समझनी होगी. तो सिचुएशन समझने के लिए पहले हम चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ. एंगल ऑफ एलिवेशन पहले हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, लेकिन 19 क्वेश्चन में आपको जो है वो एक वर्ड जो है वो देखने को मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन. इसी तरह एक और वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, चलते हैं पहले ये एंगल समझते हैं, ठीक है, सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो ज़रा देखिएगा ये सपोज कर लें आई है, ठीक है, ह्यूमन आई, ठीक है बेटा, और ये जो है वो आई लेवल है. ठीक है, ये आई लेवल है. तो आई लेवल से, ठीक है, आई लेवल से ऊपर जो भी एंगल फॉर्म होगा आपके आई लेवल से, मतलब आप ये आपका आई लेवल है, सही है, अब इससे ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, तो ऊपर की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा आई लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा बेटा, ये जो एंगल होगा इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. और अगर आप आई लेवल से नीचे देख रहे हैं तो आपके आई लेवल से नीचे जो एंगल फॉर्म होगा वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है बेटा, अगर आप आई लेवल से नीचे देख रहे हैं तो ये है आपका आई लेवल. आई लेवल से नीचे जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है बेटा, ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं. ये हम जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. बस आपने देखना है कि ऊपर की तरफ जो आपके आई लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को
हम एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं। और जो आपके आई लेवल से नीचे एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, अब आई लेवल, ठीक है, आपके आई लेवल से नीचे आप देख रहे हैं तो नीचे की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा बेटा उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब ये कंडीशन इन क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगी, चलते हैं अब ज़रा क्वेश्चन समझते हैं। तो कह रहे हैं कि एक ट्री, एक दरख्त है, वो उस पॉइंट के मतलब किसी भी एक पॉइंट से एक पॉइंट के 50 मीटर के फासले पे एक दरख्त जो है वो लगा हुआ है, सही है। तो अब चलते हैं साथ साथ बेटा इसकी एक रफ डायग्राम, एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये सारी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे उससे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। तो एक पॉइंट से हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं। 50 मीटर के फासले पे, ठीक है, एक दरख्त लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्री है सपोज कर लें, तो 50 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 50 मीटर। तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे एक दरख्त लगा हुआ है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस ट्री, ये ट्री है, सही है, ये ट्री है सपोज करें। तो कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट, टी के मतलब इस पॉइंट से टी के टॉप तक, ठीक है, इस पॉइंट से अब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप सपोज कर लें दरख्त के 50 मीटर के सामने, इस ट्री के 50 मीटर के फासले पे, ठीक है, यहाँ पे सामने आप खड़े हैं। तो आप या इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से दरख्त पे देख रहे हैं, ठीक है, मतलब आप खड़े होके दरख्त पे देख रहे हैं, तो मतलब ऊपर देख रहे हैं। तो जब आपके आई लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट। तो दरख्त के ऊपर जो हम देख रहे हैं, दरख्त के टॉप पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से जहाँ पे हम खड़े होके दरख्त मतलब ट्री के टॉप पे देख रहे हैं, तो उससे हमारे आई लेवल के ऊपर, अब जाहिर सी बात है कि जो ट्री है उसकी हाइट जो होगी वो हमसे ज़्यादा होगी, तो ऊपर देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट से टी के टॉप तक, जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से खड़े होके ट्री के टॉप पे हम देख रहे हैं, उससे यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है बेटा, वो एंगल ऑफ आपके आई लेवल से ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया जिसमें ये जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल आप देख रहे हैं, ये क्या है बेटा 90 डिग्री, सही है। और ये एंगल यहाँ पे बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टी के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, अब यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करें जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब इस पॉइंट से नीचे अगर की बात करेंगे कि इस पॉइंट से नीचे जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब आपने ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, ये ट्री की हाइट फाइंड करनी है। इसका मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस जो है वो आपने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, सही है। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइड्स का नाम दे देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, सही है। तो साइड्स का नाम दे देंगे कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, हमेशा हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, परपेंडिकुलर। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे है उसको क्या कहते हैं, बेस। इसका मतलब आपने क्या फाइंड करना है बेटा, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड फाइंड करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। इसका मतलब आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। गिवन क्या है, बेस पता है आपको, बेस पता है, ये एंगल पता है, ये 90 डिग्री तो है ही। फाइंड क्या करना है आपने, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अगर आपने
वर्ड प्रॉब्लम में ये पूरे इस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चंस पढ़ के समझ के अगर आपने उनकी डायग्राम बना ली तो बेटा आगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आपने डायग्राम बना ली, आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, छोटा सा सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन की इन डालेंगे, ठीक है, इसी के नीचे इन डाल देते हैं सॉल्यूशन की। और फाइंड जो करना है, ठीक है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, वो लिख देंगे। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब ट्री की हाइट कहाँ आ रही है बेटा, परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर आपने जो है वो फाइंड करना है। अब आपको गिवन क्या है, आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, बेस पता है, और एक एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30। तो बेटा इस एंगल के अकॉर्डिंग है परपेंडिकुलर और बेस है, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है, ठीक है, और करिएगा बेटा, आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो बेटा ऐसा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और वो कौन सा है, tan का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। एंगल यहाँ पे कितना बेटा 30 डिग्री, तो एंगल की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, आपने जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ट्री की हाइट आपने फाइंड करनी है, और बेस जो है वो आपको पता है कितनी बेटा, बेस 50 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 50। tan 30 की जगह tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, साइड में रेफरेंस दे देते हैं कि tan 30 बराबर है 1/√3 के, सही है। तो tan 30 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 50। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, 50 यहाँ पे वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर आके मल्टीप्लाई। तो अब ज़रा देखिएगा रिलेशन क्या बन जाएगा, इस 50 को ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/√3 पलट के लिखना है। यहाँ पर राइट साइड पे से परपेंडिकुलर रह जाएगा, तो परपेंडिकुलर को पहले लिख लेते हैं, और राइट साइड पे 50/√3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका बेटा, परपेंडिकुलर का, मतलब ट्री की हाइट जो है वो हमें पता लग जाएगी, सही है। तो चलते हैं इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको पहले √3 जो है वो फाइंड करना होगा, √3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने 3 का जो है वो बेटा रूट फाइंड किया, और 3 का रूट आ रहा है 1.73, 3 का रूट आ रहा है बेटा 1.73। तो अब 50 को डिवाइड कर देंगे 1.73 से, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 28.9, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का आंसर आ रहा है बेटा 28.9, और यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर। परपेंडिकुलर आपने राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फाइंड किया। परपेंडिकुलर एक्चुअली है क्या, ट्री की हाइट, सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में रिजल्ट, अगर आप बनाना चाहें तो रिजल्ट लिख के, रिजल्ट के इन डाल के रिजल्ट लिख लें, या फिर आप डायरेक्ट वर्डिंग लिख दें, द हाइट ऑफ ट्री इज 28.9 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था, तो इस वजह से आपने हाइट जो आपने फाइंड की है उसको भी आपने यहाँ पे मीटर में, मतलब उसका भी यूनिट यहाँ पे मीटर यूज़ कर लिया। अब आपने देखा कितना सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में बेटा एक ही जो है वो आपने कोई भी एक ही एलिमेंट फाइंड करना होगा, सही है। आपने क्वेश्चन समझ कर डायग्राम अगर बना ली तो आपके लिए ज़िंदगी आसान है, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करें, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लोग बुक ज़रा जल्दी से ओपन कर लें, पेज नंबर 421, और सामने बुक रखें और समझें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कॉपी कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी नहीं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ मैं रीड करूँगा, आप ज़रा देखिएगा और बुक में देखें आप लोग, ताकि जो है वो डायग्राम बनाने जो है वो आसान हो जाए। कह रहे हैं ऑन द बैंक ऑफ अ सी
देयर इज़ अ लाइट हाउस, सही है, 100 मीटर हाई। तो बैंक ऑफ अ सी, सी का बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है, सी का जो आप ये कह लें किनारा है, ठीक है, समंदर के किनारे पे एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, लाइट हाउस है, जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है। कह रहे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज़ 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हाउस की, मतलब लाइट हाउस जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और सी मतलब समंदर जो उसके सामने है, लाइट हाउस जो बिल्डिंग है, ये एज्यूम करिएगा लाइट हाउस जो है, ये जो बिल्डिंग है लाइट हाउस, ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे है, ठीक है। तो लाइट हाउस की छत से एक बंदा जो है वो समंदर के अंदर, मतलब सी में एक शिप जो है वो ट्रैवल करिए, तो शिप पे देख रहा है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आपके आई लेवल से नीचे की तरफ जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइट हाउस की छत से एक बंदा शिप को देख रहा है, तो उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो है 45 डिग्री, सही है। फिर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप, ठीक है, लाइट हाउस से लेके शिप तक, ये फुट ऑफ द लाइट हाउस मतलब ये लाइट हाउस के फुट, लाइट हाउस से लेके शिप तक का जो डिस्टेंस है ये आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना। आपने देखा सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं, पहले इसकी हम बनाते हैं डायग्राम, उसके बाद इसका जो है वो हम करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसकी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइट हाउस है, ठीक है बच्चों, और ये जो है सी लेवल बिल्कुल समंदर के किनारे पे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइट हाउस है वो सी के किनारे पे, बिल्कुल समंदर के किनारे पे, और एक शिप, एक शिप जो है ये यहाँ पे सपोज कर ले एक शिप है, लाइट हाउस की छत से शिप तक, मतलब लाइट हाउस की छत से शिप पे एक बंदा देख रहा है, जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि लाइट हाउस से लेके शिप तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। लाइट हाउस से लेके शिप तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। और लाइट हाउस की छत से शिप तक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा 45 डिग्री। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे बंदा है, ठीक है, वो देख रहा है कहाँ पे, शिप पे। अब इस बंदे का जो आई लेवल है वो ये है, ज़रा नोट करिएगा बेटा ये बात, ठीक है। लाइट हाउस पे जो बंदा है उसका आई लेवल यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये उसका बिल्कुल स्ट्रेट आई लेवल है, तो आई लेवल ये है, ठीक है। अब यहाँ से अब वो नीचे देख रहा है शिप पे, यहाँ से वो नीचे शिप पे देख रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना है बेटा, 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब ये ज़रा समझनी, मतलब डायग्राम आपको समझ में आ गई तो ज़िंदगी आसान, क्वेश्चन आसान, ठीक है। तो ये इसका आई लेवल है, ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से वो शिप पे देख रहा है, तो शिप पे जो उसका देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आई लेवल से नीचे शिप तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो 45 डिग्री है। अब ये अगर एंगल 45 है तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि भाई ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब दो तरीके से अंदर वाले एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, सही है, दो तरीके से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, ये लाइट हाउस जो है इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है बेटा, बुक में आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट जो है वो गिवन है वो कितनी है, 100 मीटर है। अब ज़रा देखें बेटा, ये जो पूरा एंगल है, अगर ये आई लेवल है तो अगर ये पूरा एंगल होता तो ये पूरा एंगल आई लेवल से पूरा एंगल अगर हम बनाएं तो आप देख रहे हैं ये पूरे परपेंडिकुलर, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है पूरा क्या होगा बेटा 90,
ठीक है, आपने आई लेवल बनाया है, छत पे एक बंदा खड़ा हुआ है लाइट हाउस की छत पे, उसका आई लेवल ये है, उसके आई लेवल से ठीक है लाइट हाउस तक का ये जो पूरा परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म हो रहा है कितना 90 डिग्री। इसके आई लेवल से शिप तक का जो एंगल है अगर ये 45 है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 45 होगा। ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा 45। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि ऑल्टरनेट एंगल होता है कि भाई अगर ये एंगल जो होगा 45 तो ये एंगल भी कितना होगा 45। अगर ये 30 होगा तो ये एंगल भी कितना होता है बेटा 30 होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही है, ज्योमेट्री में। तो अगर ये 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा 45 होगा। सही है, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 के बराबर होता है। एक 90 है, ठीक है, तो बाकी जो 2 होंगे उनका भी सम क्या होना चाहिए 90। अगर एक 45 है तो दूसरा भी क्या होगा 45। तो आपने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है तो उससे ऑल्टरनेट एंगल ये 45 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। दूसरा तरीका मैंने अभी क्या बताया कि भाई ये 90 डिग्री है ना पूरा, ठीक है, तो अब ये 45 है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अंदर वाला एंगल क्या होगा बेटा, ये भी 45 होगा। एक 45 होगी तो दूसरा भी 45 होगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अंदर हमने काम करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई काम नहीं है, उससे हमने एंगल फाइंड कर लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों एंगल हमें मिल गए। ठीक है, कोई भी एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्चुअली फाइंड ये करना है कि लाइट हाउस से लेके इस शिप तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो है वो क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एंगल कोई भी कंसीडर हम कर सकते हैं। सही है, एंगल हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, एंगल हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल कंसीडर कर सकते हैं, कर लेते हैं, और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम बाकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे। सही है भाई, तो ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया। सही है। अब हमने ये एंगल अगर कंसीडर किया बच्चों, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या कहलाएगी, बेस। इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, बेस फाइंड करनी है। अब मैं आपको बेटा एक चीज़ और बताता चलूँ, 15.4 में हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए थे सॉल्व जिसमें एंगल 45, जब दो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 45 एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल जो भी होंगे वो 45 अगर होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड भी सेम होती है। ठीक है, अब ये भी 45, ये भी 45, तो इस 45 एंगल के सामने अगर 100 मीटर है तो ये साइड भी क्या होगी बेटा, 100 मीटर ही होगी। अगर दो सेम एंगल सेम होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होती है बेटा, सेम होती है। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। तो हमने कौन सा एंगल कंसीडर किया बेटा, ये एंगल कंसीडर किया। सही है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये है तो 45, लेकिन फ़िलहाल कोई काम नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं, ताकि एक ही एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल अगर हम यूज़ करते हैं, जो एंगल यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस चेंज करेंगे। एंगल दोनों 45 हैं तो उससे परपेंडिकुलर बेस बराबर रहती हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। खैर, हमने यहाँ पे सीखना है क्वेश्चन को, बाकी भी क्वेश्चन, क्योंकि ये 19 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा। इसमें से मैं जो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँगा, और बाकी क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं वो भी मैं मार्क कर दूँगा। सारे क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं करने, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और मैं आपको एंड में बता दूँगा। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन देखिएगा। आपने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और डिस्टेंस अब यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, वो क्या नाम दे सकते हैं, आपने जो है वो डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे फाइंड, जो भी करना होगा सॉल्यूशन के बाद, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप
इक्वल टू क्वेश्चन लाइट हाउस से लेके शिप तक का जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करेंगे, मतलब बेस आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर पता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सिर्फ आपके पास कौन सा है, 10, कि भाई tan थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। बेस आपने फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला इंटरचेंज करें तो ये बन जाएगा, बेस को ऊपर ले आए, tan थीटा को नीचे ले आए, तो बेस ऊपर आके, या फिर पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एंगल कौन सा है 45, तो थीटा की जगह आ जाएगा 45। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बेटा 100, और बेस जो है वो आपने फाइंड करनी है। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या है बेटा 1, 100 अपॉन बेस, बेस नीचे डिवाइड और ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई। तो बेस का आंसर आप देख रहे हैं क्या आ गया 100 मीटर। तो बेस भी आ गई आपके पास 100 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज 100 मीटर। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, अगर एंगल सेम हो तो अपोजिट साइड भी सेम होगी। एंगल अगर 45 है तो अगर ये साइड 100 मीटर की है तो दूसरी भी साइड क्या होगी बेटा 100 मीटर। आपने फाइंड भी करके बता दी, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज 100 मीटर, ठीक है बच्चों। ये रिजल्ट में आपने लिख लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ लैडर 8 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट ऑन अ वॉल सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक लैडर है, ठीक है, मतलब सीढ़ी है, उसकी जो लेंथ या हाइट है, अब ये कह लें कि 8 मीटर उसकी लेंथ है। रीचेज अ पॉइंट ऑन अ वॉल साइड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। उसको वॉल के साथ, सीढ़ी को दीवार के साथ रखा, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, लैडर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है 60 डिग्री। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टचेज इट, ठीक है। कह रहे हैं कि आपने लैडर, सीढ़ी को, ठीक है, वॉल के साथ रखा, तो ग्राउंड से जो लैडर का एंगल बन रहा है 60 डिग्री है, और लैडर की जो लेंथ है वो है बेटा 8 मीटर। अब वो कह रहा है कि लैडर जहाँ पे वॉल पे टच कर रही है, तो ग्राउंड से लेके जहाँ पे लैडर टच करिए जिस पॉइंट पे, वहाँ तक की वॉल की हाइट कितनी है ये फाइंड करके बताना है। देखें क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल, ठीक है, वेयर द टॉप एंड ऑफ द लैडर टचेज इट, ठीक है। लैडर का जो टॉप है वॉल पे जहाँ टच कर रहा है, तो ग्राउंड से लेके वॉल तक की, मतलब उस वॉल के पॉइंट तक की आपने हाइट बतानी है जहाँ पे लैडर टच कर रही है। तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम बना लेते हैं इसकी डायग्राम, ठीक है भाई। एक वॉल है और ये ग्राउंड है, वेब सरफेस है। इस पे रखी आपने एक लैडर, ठीक है, इस पे रखी आपने एक लैडर। तो लैडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लैडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। लैडर की जो लेंथ है, हाइट है, वो क्या है बेटा 8 मीटर। वो कह रहा है कि लैडर जिस पॉइंट पे, ठीक है, वॉल की जिस पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस पॉइंट से लेके आपने ग्राउंड तक, यहाँ तक आपने क्या करना है भाई
वॉल की हाइट फाइंड करके बतानी है, ठीक है। ये पूरी आपने हाइट फाइंड करके बतानी है कि भाई ग्राउंड से लेके वॉल के किस पॉइंट पे लैडर टच कर रही है, ग्राउंड से लेके वॉल के जिस भी पॉइंट पे लैडर टच कर रही है वहाँ से लेके ग्राउंड तक की जो हाइट है पूरी, मतलब ये पूरी आपने साइड फाइंड करके बतानी है। अब आप देखें तो बेटा ये है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के ऑपोजिट साइड ये क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे है उसको क्या कहते हैं, बेस। अब आप देखें हाइपोटेन्यूज, ये साइड आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये साइड मतलब आपने इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक ये हाइट फाइंड करनी है, मतलब आपने परपेंडिकुलर फाइंड करके बताना है, ठीक है। चलें जी, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। इन पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भाई जैसे इस पॉइंट को आप नाम दे दें ए, इस पॉइंट को नाम दे दें बी, इस पॉइंट को नाम दे दें सी। तो इसका मतलब आपने ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। अगर आपने पॉइंट का नाम दे दिया ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन क्या डालेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे मेजर डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए से सी तक का ये ऊपर लाइन लगानी है, ठीक है। मेजर डिस्टेंस या मेजर लाइन ए टू सी, इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक की ये आपने यहाँ पे लेंथ यहाँ पे फाइंड करके बतानी है, हाइट फाइंड करके बतानी है। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर में आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर, अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की ये वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है अगर आपने, और तो आपने देखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको एंगल पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता हो, तो ऐसा कौन सा रेशियो है बेटा, वो है साइन का। तो हम साइन का रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइन का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 60, एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है तो इसकी जगह आ जाएगा मेजर ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर में क्या है, आपने मेजर साइड ए सी, और हाइपोटेन्यूज जो है इसको आप नाम दे दें मेजर साइड बी टू सी। बी से सी तक ये जो साइड है, ठीक है, इसको आपने नाम दीजिए मेजर डिस्टेंस बी टू सी। अब वैल्यू पुट कर दें, साइन 60 की जगह उसकी वैल्यू, उसका आप रेफरेंस देंगे यहाँ पे कि साइन 60 किसके बराबर है। तो साइन 60 बराबर है बेटा √3/2 के। मेजर एंगल ए सी ये आपने फाइंड कर, मेजर साइड ए सी आपने फाइंड करनी है, मेजर डिस्टेंस ए सी, तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा ये मेजर बी सी, ठीक है। मेजर डिस्टेंस बी टू सी ये आपके पास कितना है बेटा 8, ठीक है भाई। वैल्यू आपने पुट कर दी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब 8 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे क्या रह जाएगा मेजर साइड बी सी, सॉरी ए सी। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिलेशन को पलट के लिखेंगे, मेजर डिस्टेंस ए टू सी इक्वल्स टू 8 इंटू √3/2। आपने देखा मैंने क्या करा, 8 नीचे डिवाइडर ऊपर आके √3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 8√3 और नीचे 2 एज इट इज़। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा, इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 सा 2 4 सा 8। तो मेजर डिस्टेंस ए टू सी इक्वल्स टू 4√3, ठीक है भाई। और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर, सही है। तो ये मेजर डिस्टेंस ए टू सी ये आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। हमने जो है वो किस तरह से जो है वो ग्राउंड से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस या उस पॉइंट तक की हाइट जो है वॉल के उस पॉइंट तक की हाइट फाइंड की जहाँ पे लेडर टच कर रही है। हमने यहाँ पे सिंपल ये किया, राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा था उसमें आपको पॉइंट्स के नाम दे दिए बी सी, आप भी दे सकते हैं ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, ए बी सी का नाम दे दें। क्या फाइंड करना था हमने, बी से लेके या ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। अब मेजर साइड बी सी या मेजर साइड ए बी जो भी है साइड बन रही है
वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम जो है वो पॉइंट्स को नाम देंगे ताकि उससे भी सॉल्व जो है वो करना आप लोगों को आ जाए। तो आप देखें ना, बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा ये, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक ही तरह का काम है सब में, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा सॉल्व, बाकियों की डायग्राम बनवा दूंगा ताकि आप लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक काइट है, ठीक है, पतंग है, उससे जो है जो स्ट्रिंग है उसकी, ठीक है, पतंग की जो डोर आप कह लें, वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 120 मीटर। कह रहे हैं व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, सही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जो काइट से, ठीक है, जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो है वो पतंग उड़ा रहा है, उसका मतलब ऊपर देके उड़ा रहा है तो उसके आई लेवल से ऊपर ही उड़ेगी ना बेटा काइट। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री। कह रहा है हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि काइट जो मतलब पतंग जहाँ पे 120 मीटर उसकी डोर की लेंथ है, लेकिन अब काइट से लेके उस बंदे तक का जो काइट उड़ा रहा है, ठीक है, पतंग जो उड़ा रहा है उस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो कितना है, वो आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा इसकी डायग्राम बनाते हैं। आसान सी डायग्राम है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बंदा जो है वो पतंग उड़ा रहा है, ये काइट है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ठीक है, ये सपोज कर लें ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड का लेवल है, यहाँ पे वो खुद खड़ा हुआ है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आई लेवल से ऊपर, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है बेटा, 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि जो काइट की जो डोर है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 120 मीटर। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इनको साइड्स का नाम दे दें, ए, बी और सी। अब वो बोल रहा है कि काइट से इस बंदे तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे वो काइट होल्ड करके खड़ा हुआ है, वहाँ से लेके काइट तक का जो डिस्टेंस है, डोर तो देखें वो बता दी 120 मीटर की है, वह काइट से लेके इस बंदे तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है काइट के, मतलब अगर आप देखें तो काइट यहाँ पर है, यहाँ से लेके इस बंदे तक का ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करके बताना है। मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये डिस्टेंस आपने या ये साइड आपने फाइंड करके बतानी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइड्स को नाम दे देंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। और बेस आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। बेस मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस यहाँ पे आपने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की बेटा हेडिंग डालेंगे, जो फाइंड करना है लिख देंगे कि भाई मेजर साइड ए बी। क्या फाइंड करना है बेटा, ए बी। तो ए बी ये जो साइड है ये कहाँ रही है, बेस में, और गिवन क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस। तो ऐसा रिलेशन जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन हो वो कौन सा रिलेशन है बेटा, कॉस का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, कॉस एंगल है 60 डिग्री, बेस में आपके पास आ जाएगा मेजर साइड ए बी, ये है बेस, ए से बी तक का डिस्टेंस। हाइपोटेन्यूस क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस, मेजर साइड ए सी, ठीक है बेटा। हाइपोटेन्यूस की जगह उसकी वैल्यू आ गई। cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 60 की वैल्यू बेटा पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2। मेजर साइड ए बी, ये आपने साइड फाइंड करनी है। तो मेजर डिस्टेंस ए से बी तक, ए बी मतलब ये साइड आपने फाइंड करनी है, मेजर डिस्टेंस ए बी, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज लिख दिया मेजर डिस्टेंस ए सी, कितना बेटा आपके पास 120, सही है। 120 नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिवाइड, ऊपर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको पलट के यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, मेजर डिस्टेंस ए बी। तो मेजर डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2।
क्या करा है बेटा, 120 को ऊपर लेके गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 120/2 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मेजर डिस्टेंस ए बी बचा था, उसको पहले लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करें, 2 1 2 6 12 और 6 और 0 मिलके 60। तो आंसर आ गया आपके पास मेजर डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 60 यूनिट क्या आ गया बेटा, मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो कैलकुलेशन कर ली। आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि इसी तरह से सॉल्व आपने सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेटा आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टार 300 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 590 मीटर लॉन्ग। एक टार है, मतलब टावर है, आप ये कह सकते हैं कि 300 मीटर जो है उसकी हाइट है, और उससे जो शेडो बन रहा है उसका, ठीक है, तो इसका मतलब उसके बिहाइंड पे सन है, तो उससे जो शेडो बन रहा है वो 519 मीटर का उसका शेडो बन रहा है। तो जो टावर है, ठीक है, उसकी हाइट है 300 मीटर, टावर की हाइट है 300 मीटर, और उसके शेडो का जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा, 590 मीटर। कह रहे स्टार्टिंग में बता दिया था कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो सन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसका फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम क्वेश्चन नंबर 5 और लिखने सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ही बात है। और क्वेश्चन नंबर 10 मिलता जुलता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 और 5 जो है वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैं करवाऊंगा सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 की। कह रहे हैं कि भाई एक टार है, ठीक है, जिसका शेडो 590 मीटर का बन रहा है और टार की हाइट जो है वो 300 मीटर की। टार की हाइट 300 मीटर की है, उससे जो उसका शेडो बन रहा है ठीक है वो कितना है, 590 मीटर का। फिर बोल रहा है कि सन से एंगल ऑफ एलिवेशन भी आप फाइंड करके बताएं। तो अब ज़रा देखिएगा, टार की हाइट है 300 मीटर, शेडो है 519 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है नीचे वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये जो आपका एंगल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सन, ये आपने जो है वो फाइंड करके बताना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, पॉइंट्स को नाम दे दें यहाँ पे। ठीक है, ए बी और सी, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी पॉइंट का आप किसी को भी आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी दे दें, एक्स वाई जेड दे दें, कोई भी। ठीक है, अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि इसको ए दें, आप इसको ए दे दें, इसको बी, इसको सी दे दें, आपकी मर्ज़ी है बेटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, एंगल यहाँ पे फाइंड करके बताना है। सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता क्या है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग साइड्स का नाम दे देते हैं कि भाई एंगल के सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री एंगल जिस साइड में उसको कहते हैं बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेस और परपेंडिकुलर इनकी वैल्यूज़ पता है, तो आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के एंड डालेंगे और बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं बेटा, वो आते हैं हमेशा 10। तो यहाँ पे हम 10 का रिलेशन यूज़ करेंगे। जो फाइंड करना है वो लिख भी लेते हैं, फॉर
एंगल इक्वल्स टू समा। तो tan का रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू 300 और बेस की जगह बेस की वैल्यू 519। tan थीटा अब 300 और नीचे आपके पास क्या है 519। इनको सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उससे फिर हम एंगल यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, तो करना क्या है, 300 को 519 से डिवाइड करना है बच्चों। सही है, तो आंसर आ रहा है 0.578। सही है, जीरो 0.578। ठीक है, अब एंगल कैलकुलेट करने के लिए 10 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा और यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमें यूज़ करना, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर से एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ नहीं है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर देगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग एक काम और ये कर सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, 300 को आपने क्या करा, डिवाइड किया किससे, 519 से, तो आंसर आ रहा है 0.578। ठीक है भाई, वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब आप एक चीज़ नोट करें कि भाई tan थीटा है, आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम जब एंगल कैलकुलेट करते थे उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हमें पता नहीं था। 15.4 में एंगल कैलकुलेट करना होता है। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करते थे कि भाई tan थीटा की जो भी वैल्यू आ रही होती थी वो हमारे पास tan के जो है वो 3 एंगल्स हैं, 30, 45 और 60। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो हमें याद थी। तो हमने देखा कि भाई अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 1/√3 तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो tan 30। इसका मतलब अगर आपके पास आंसर आ रहा है tan थीटा का 1 तो इसका मतलब एंगल क्या होगा बेटा 45। अगर आपके पास आंसर आ रहा है कि सिर्फ √3 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब एंगल क्या होगा बेटा 60। तो ये tan 30, tan 45, tan 60 की वैल्यूज़ पता थी, उससे हम एंगल कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसी वैल्यू आ रही है 0.578 तो वो तो टेबल में कहीं है नहीं, तो हमें एंगल कैसे पता चलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हमें अलाउ नहीं है। तो उसके लिए आप उन वैल्यूज़ को पॉइंट में फ्रैक्शन में ला के देखें, जो जिस मतलब 3 वैल्यूज़ थी 1/√3, 1 और √3। तो आपने उनको सॉल्व करने थे कि 1 तो क्लियर है 45, अगर यहाँ पे 1 आता तो हम लिख देते थे एंगल क्या होगा 45। अब 1 नहीं है तो इसका मतलब 45 एंगल नहीं है। तो जो दो एंगल की वैल्यूज़ 1/√3 और √3 इनको सॉल्व करते हैं, इनकी फ्रैक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अगर इसके करीब करीब आ रही होगी तो हम वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे। कैसे, आप ज़रा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। 0.578 आ रहा है आंसर। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। तो 1/√3 के लिए पहले मैं निकालता हूँ √3। √3 का आंसर आ रहा है 1.732। अब इसको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर दें, 1 डिवाइड बाय 1.732 तो आंसर आ गया 0.577। अब आपने देखी एक चीज़ नोट की कि मैंने क्या करा, मुझे वैल्यू याद थी कि मतलब tan 30 की वैल्यू थी 1/√3। मैंने कि 1 को √3 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई tan 30 की मेरे पास। 1 को √3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.577। अब आप देख रहे हैं tan 30 की वैल्यू आ गई 0.577, इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 0.578। तो 0.577 0.578 ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ 0.578 अगर tan थीटा की वैल्यू आ रही है तो तब आ रही है जब एंगल क्या होगा बेटा 30 डिग्री। अब आपको बात समझ में आई। तो 1/√3 तो आपको सॉल्व करना आ गया होगा। √3 कैलकुलेट करें, 1.732 आ रहा है, 1 को उससे डिवाइड कर दें
ठीक है। 1 को √3 की वैल्यू से डिवाइड करेगा, उसको 1 से नहीं, 1 को √3 की वैल्यू से 1.732 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 0.577। इसका मतलब अगर डेसिमल में देखें तो 1030 की वैल्यू आती है 0.577 और ये 0.578, अप्रॉक्स एक ही बात है। तो अब 0.578 है, तो इसका मतलब बेटा ये tan थीटा की वैल्यू 0.577 या 0.578 कब होती है, जब एंगल क्या हो बेटा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 30 इक्वल्स टू 0.577, ठीक है। tan 30 बराबर है 0.577 और tan थीटा बराबर है 0.578। इन दोनों को कंपेयर करा के हम एंगल लिख देंगे। अगर tan 30 0.577 के बराबर है और tan थीटा की वैल्यू आई हुई 0.578, तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, अप्रॉक्स 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपके पास एंगल आंसर आ गया, एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री और आगे अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप नहीं भी लिखें तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 30 डिग्री, तब भी बहुत है, ठीक है। चले जी, तो हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि किस तरह से हमने एंगल कैलकुलेट किया। फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ रही थी, उन वैल्यूज़ को जो फ्रैक्शन में थी हमारे पास टेबल में डिवाइड करके उसको भी फ्रैक्शन में लेके आए, तो देखा कंपेयर करा के फिर हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही एंगल कैलकुलेट करना होगा अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है पेपर में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सेम होती हैं। इसमें बोल रहा है कि इसका जो वर्टिकल एंगल है 120 है और जो बेस है वो 40 मीटर की है। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करके बताना है, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, देखिएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड जो हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सेम होती हैं। आपने करना क्या है, इसका एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करके बताना है, ठीक है बच्चों। वर्टिकल एंगल जो है इसका, ये पूरा एंगल है 120। जब इसको हाफ कर दें, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस है, जब इसका बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड इसका ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 60। फिर बोल रहा था इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो बेस है वो बेस है 40 मीटर की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बेस 40 मीटर की है। जब इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगी 20 मीटर की। तो ये क्या हो जाएगी बेटा 20 मीटर और ये भी क्या हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर अगर आपने एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एल्टीट्यूड इस वजह से ड्रॉ किया ताकि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके हम यहाँ पे एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और ये भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। पॉइंट्स का नाम दे दें। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए, इस पॉइंट को पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। अब देखिएगा कि भाई एंगल के सामने वाली साइड ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड में, इसको हम क्या नाम देंगे, बेस। और बेस हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब बेस फाइंड करनी है तो इसके लिए सॉल्यूशन देखिएगा।
बेस फाइंड करनी है, मतलब पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है बेटा, ए है, पॉइंट ए से लेके सी तक ये आपने यहाँ पे एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन यही डालने के बाद कि भाई फॉर मेजर साइड ए टू सी आपने फाइंड करना है। और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, ठीक है, गिवन क्या है आपको बेटा, देखें परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर बेस आता हो, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है बेटा, 10 का, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यूज़ पुट, सॉरी, तो वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करेंगे, देखिएगा 10, एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 20, बेस की जगह हम लिख देंगे मेजर डिस्टेंस ए टू सी, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है भाई। चले जी आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखिएगा। अब 1060 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, 1060 जो है वो बराबर होता है किसके बेटा, √3 के, 20 मेजर साइड ए टू सी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू, नीचे डिवाइड हो रही है, वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा आपके पास मेजर साइड ए टू सी इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय √3 है, आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं 20 डिवाइड बाय √3 मीटर, या फिर इसको सॉल्व कर लें हम, तो सॉल्व करके भी हमें यहाँ पे आंसर मिल सकता है। अच्छा जी देखिएगा बेटा, पहले √3 की वैल्यू हम निकालेंगे, √3 की वैल्यू क्या है 1.732, तो 20 को डिवाइड कर दें 1.732 से, तो आंसर आ जाएगा बेटा 11.547, मेजर साइड ए सी 11.55 मीटर, ठीक है भाई। तो एल्टीट्यूड आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया डेसिमल में, और एल्टीट्यूड आ गया ट्रायंगल का, कितना आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यहाँ पे बेटा 11.55 मीटर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया सॉल्व। अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 380, ये DM लिखा हुआ है, ठीक है, डेसीमीटर नहीं है, ये सिर्फ मीटर है, इसको मीटर कर दें, डी यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा में स्प्रिंट हो गया है, इसको रिमूव कर दें, इसे मीटर रहने दें। आगे क्या कह रहा है कि ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री डायरेक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, फाइंड द वेट ऑफ द रिवर। तो रिवर के एक साइड पे एक ट्री जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, एक दरख्त जो है वो लगा हुआ है ट्री के एक कॉर्नर पे, और दूसरी कॉर्नर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ आपने रिवर की यहाँ पे फाइंड करके बतानी है, जबकि ट्री जो है इसकी जो हाइट है वो कितनी है 180 मीटर की, ठीक है बेटा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन बेटा देखिएगा, डायग्राम बेटा मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है, इसकी सॉल्व ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई होप अब आप लोगों को डायग्राम बना के सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सिर्फ डायग्राम भी समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन आप लोग खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्री है जिसकी हाइट है बेटा 180 मीटर की, रिवर के एक कॉर्नर पे लगा हुआ है तरफ, ठीक है। रिवर के दूसरे कॉर्नर पे बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री,
ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर के एक कॉर्नर पे दरख्त है, दूसरे कॉर्नर पे एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये आप फाइंड करके बताएं। ठीक है, दरख्त की हाइट दे दी, ट्री की हाइट दे दी बेटा 180 मीटर की है, सही है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, सही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइड्स का नाम दे देंगे। एंगल के सामने वाली साइड बेटा ये है आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है आपके पास बेस जो कि आपने फाइंड करनी है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज। पॉइंट्स का नाम दे दें, जैसे इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे देंगे हम बी, इसको नाम दे देंगे सी। आपने फाइंड क्या करना है, मेजर साइड बी सी, मेजर डिस्टेंस बी सी आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब आप देखें राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस आपने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर बेस आ रहा हो, मतलब वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बेटा 10 का, ठीक है। 10 का फॉर्मूला यूज़ करके बेस कैलकुलेट कर लें, मेजर साइड बी सी कैलकुलेट कर लें, सॉल्व करें, जल्दी से आंसर बताएं, ठीक है। अच्छा बेटा, इसको जो है वो अब आपने खुद सॉल्व करना है, और आपको पता है बेटा कोई भी क्यूरी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो गिवन है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप लोग जो है अपना सॉल्यूशन जो है वो व्हाट्सएप पे भेज के चेक करवा सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों जो है वो पॉसिबिलिटी आपके पास हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो जिसमें आप उस पर जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दी है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करने, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। बस यही क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं करने, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, और इनमें अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डायग्राम बनानी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पहले आप देख लें, सिर्फ आपने इक्वेशन सॉल्व करने हैं। 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, इनमें कोई भी मसला हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। आपको पता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपको कोई एक साइड, एक एंगल फाइंड करना होगा, कोई एक साइड फाइंड करनी होगी, ठीक है। और फाइंड बिल्कुल कैसे करेंगे, जैसे भी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 15.4 में हम यही करते हुए हैं, सॉल्व करते हुए हैं अननोन एलिमेंट्स। आपने भी यहाँ पे एक ही कोई अननोन एलिमेंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो आके क्लास को करेंगे एंड, यहाँ तक आके आप समझ लें आपका चैप्टर 15 जो है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, यही करने हैं आपने मजीद सॉल्व, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। ये ऊपर के 7 क्वेश्चन की भी अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन ये मतलब निकल जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्योंकि इसी पैटर्न में होंगे सॉल्व, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और बस यहाँ पे करेंगे अपनी क्लास को एंड, इंशाल्लाह न्यू क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते आते बेटा अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।